नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। उत्तराखंड की खबरों में बड़ी खबर आ रही है। देवप्रयाग के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और खबर है कि ऋषिकेश से चमोली जा रहे कार एक गहरी खाई में गिर गई। और देवभूमि उत्तराखंड की आज सबसे बड़ी खबर यह है कि आज बाबा विशाल के कपाट खुल गए हैं और आज उनके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देखिए, मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह जो शुभ मुहूर्त था 6:15 पर कपाट खुलते हैं और यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हालांकि उसके पहले पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह 6:15 पर कपाट खोले गए। हजारों की संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे। जयकारे से गूंज उठा पूरा इलाका। पौराणिक परंपरा और विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए और बद्रीनाथ मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया गया है। अलकनंदा नदी के किनारे चमोली जिले के गढ़वाल पहाड़ी ट्रैक में स्थित बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और आज कपाट खुल गए। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक एक दिन में 15,000 लोग बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये खबर आ रही है कि पहले दिन चूंकि भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और पूरी व्यवस्था की गई। करीब 12 कुंटल से अधिक जो फूल हैं उनसे बाबा के दरबार को सजाया गया था और यहाँ पर आप देखिए भक्तों की भारी भीड़ और विधि विधान के साथ कपाट खुल गए हैं और अगले 6 महीने तक भक्त दर्शन कर पाएंगे। तो चार धाम यात्री जो लोग चार धाम की यात्रा के निकले थे 3 तारीख को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खोले गए। इसके बाद 6 तारीख को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए और अब बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वहां पर पहुंचे हैं। और रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरीके से सजावट की गई थी बाबा बद्री विशाल के और 2 साल बाद जब मौका मिला तो भक्तों की भारी भीड़ वहां उमड़ पड़ी। बिल्कुल अंजनी, और सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेश और देशवासियों को बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलने के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। और कपाट खुलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त से ही जो तमाम जो पंडा पुरोहित थे, तीर्थ पुरोहित थे, उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ तैयारियां शुरू कर दी थी और करीब 6:15 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले हैं। 15,000 जो तीर्थयात्री हैं प्रतिदिन भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। भक्तों में भारी उत्साह है क्योंकि 2 साल बाद जो ऐसे भक्त हैं जो लगातार बद्रीनाथ धाम आते थे और 2 साल से कहीं ना कहीं यातायात अवरुद्ध रही और जिसके चलते वो नहीं आ पा रहे थे। अब भक्तों में लगातार उत्साह है क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल और अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड पहुंचते हैं। विदेशों से भी तमाम श्रद्धालु हैं जो बाबा बद्री विशाल के भक्त हैं। वो लगातार हर वर्ष ही बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचते थे और इस वर्ष क्योंकि उनको बहुत खुशी है कि कोविड की परिस्थितियां जो हैं इस समय थोड़ी कम है और कैजुअलिटीज़ बहुत कम हो रही हैं और पूरा स्वास्थ्य महकमा उत्तराखंड का इसमें जो है कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए यात्रा संपन्न हो, इस ओर जागरूकता भी चलाई जा रही है। और उसके साथ ही तमाम जो चिकित्सा कैंप हैं यात्रा मार्ग पर लगाए जा रहे हैं। किसी भी तरह की यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। उसके साथ ही सभी नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। चूँकि गर्मियों का समय है, ऐसे में डेंगू का प्रकोप भी रहता है और कोविड के नियमों को भी ध्यान में रखना है। तो दिन में 3 बार फॉगिंग करने के निर्देश हैं। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, होटल, धर्मशालाओं, होम स्टे में रुकने के लिए दर दर भटकना ना पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लगातार जो है उत्तराखंड जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में 4 जगहों से रजिस्ट्रेशन ताबड़तोड़ तरीके से हो रहे हैं और जिस तरह से इस समय अनुकूल परिस्थितियां हैं और यात्रा मार्ग पर तमाम जो श्रद्धालु हैं लगातार आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर परिवहन विभाग को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि हम पहले भी बता रहे थे अपने दर्शकों को कि बहुत सारे ऐसे पर्यटक हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं और उनको गाड़ी चलाने का अनुभव पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होता, जिसके चलते अब खुद दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसके लिए परिवहन विभाग को खास तौर पर सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं
कि जो परिवहन विभाग की जो इन्फोर्समेंट टीम है, जो यात्रा मार्ग ठीक पर है। गश्त करने की चलिए जिम्मेदारी जिनको दी रोहित गई है, आएंगे आपके वो पास, पर्यटकों आपके पास आएंगे वो श्रद्धालु जो दूर दराज से आए हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए, उन लोगों का क्या कुछ कहना है उनको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से जब वो लोग पहुंचे हैं 2 साल के इंतजार के बाद दर्शन करने का मौका मिला तो कितना उत्साह, कितनी खुशी है, आप भी देखिए। नाम श्रीमती रूबी रावत, मैं ग्राम माणा से हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं 2 साल से कोरोना काल में यहाँ बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाई थी। आज मैं इतनी आनंद की अनुभूति कर रही हूँ कि कोरोना काल के बाद मुझे लग रहा है कि हम वैकुंठ धाम में कैसे पधारे हैं, और ऐसा लग रहा है वैकुंठ धाम में आकर के कि पूरा विश्व यहाँ पे भू वैकुंठ धाम बद्री विशाल में यहाँ पे एकत्रित हुआ है। और बद्रीनारायण से प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना से सबको मुक्ति दिलाए और पूरा विश्व कोरोना मुक्ति हो, कोरोना काल से सबको मुक्ति दिलाए, सबके घर में सुख समृद्धि आए। और इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है आज कि बद्रीनारायण के भुवन चंद्र नुनियाल, धर्माधिकारी, बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ धाम। आज कपाट खुले, सुंदर से कपाट खुले हैं। ठीक 6:15 बजे का जो समय था तदनुसार भगवान के श्री कपाट खुले हैं। भगवान की मूर्ति सरसब्ज घी में बड़े आनंद से भगवान के दर्शन चल रहे हैं और दूर दूर से लोग आए हैं। मंदिर के भीतर दर्शन की व्यवस्था सुंदर सी चल रही है। समय जरूर लगेगा, पहला दिन है, 2 साल से लोग आने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन जो भी चल रहा है अभी तक बड़ा सुंदर चल रहा है, आगे सुंदर चलेगा। जय बद्री विशाल जी की। It's a very pious place where so many people are coming from all over the world, and it's such a great place. I came here at 4:30 in the morning, and from then onwards I was waiting for going inside. I went inside. It's a excellent experience. I mean, you can see the Shila of Badrinath ji, and it is without any decoration, so you can see it in real this thing. And then you can also see Lakshmi Mata, which has been taken out from there and kept in her temple. And you can do the darshans of both Badrinath ji as well as Lakshmi Mata. It's a great experience. Jai Badri Vishal ji. मेरा नाम राजीव नंदवानी है, मैं दिल्ली से आया हूँ। थैंक यू। मुझे लगता है भगवान नारायण की कृपा होगी, सब इस बार ठीक ठाक रहेगा और बहुत ही आनंदित, बहुत ही बढ़िया है। थोड़ी बहुत भीड़ की वैसे व्यवस्था है, लेकिन अंदर फिर भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट इस साल प्रशासन ने यहाँ पर किया है। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है और दर्शन बड़े आनंद के साथ हो रहे हैं। और हम तो भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान उत्तराखंड के निवासियों पे, देशवासियों पे, पूरे भारतवासियों अपनी कृपा बनाए रखे। और जो 2 साल हमने कोरोना का दंश झेला है, प्रभु आगे ऐसी कभी आपदा ना हो, प्रभु का आशीर्वाद रहे और हम सब लोग खुशी से रहें और अपने परिवारों में रहें और भगवान की तरफ, सबका अध्यात्म की तरफ ध्यान। शंभू पासवान, हम ऋषिकेश से हैं। कोविड के वजह से 2 साल उत्तराखंड में पर्यटक के काफ़ी दिक्कत रहा और हमारे यहाँ पे रोजगार काफ़ी मतलब चले नहीं, पर अभी ईश्वर का कृपा, बद्रीनाथ का कृपा, बद्री विशाल का कृपा ऐसा बने रहे। कल से लोग लाइन में खड़े हैं, इतना विशाल जनसभा यहाँ पे दर्शन के लिए आया है। भगवान इसको बना के रखे, सबका रोजगार चले। रोजगार से जुड़ा हुआ उत्तराखंड राज्य है, पर्यटक स्थल है, धर्म स्थल है, भावना के देश है ये। भगवान की कृपा बना रहे और सभी श्रद्धालु इस साल जो है जैसे बढ़ चढ़ के यहाँ पे कल परसों से दर्शन में के लिए लाइन में लोग खड़े हैं, ये बना रहे। बद्री विशाल अपना कृपा बना के रखे सबके ऊपर, पूरा भारत के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर। यही हमारा कामना है, यही हमारा यही है। जी स्वामी जी, आपका नाम? जी, मैं तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ धाम भास्कर पुरोहित जी, और यहाँ पर क्षेत्रीय पुरोहित तीर्थ पुरोहित भास्कर पुरोहित के नाम से हम लोग यहाँ पर वर्षों से हमारा कार्यक्रम यहाँ पर है और काफ़ी उत्साह लोगों में ये देखा गया। आज कोरोना काल से जो यात्रा बंद हो रखी थी, लोगों में काफ़ी उत्साह। आज 2 साल के बाद मंदिर के अंदर जयकारा लोगों के मन में निकला। 6:15 पर भगवान का मुहूर्त निकला हुआ है और 6:15 पर भगवान का कपाट खोल दिए गए। वृष लग्न था और श्रीवत्स योग था। आज गंगा सप्तमी भी है। आज के दिन पर ही भगवान शंकर की जटा से निकली है। आज ही के दिन पर जटा शंकरी नाम गंगा का पड़ा है और भगवान, इस वैकुंठ का नाम भू वैकुंठ भी कहा जाता है। अष्टम वैकुंठ में एक भू वैकुंठ है। इसको शास्त्रों में लिखा गया, बहु निशंत तीर्थानि दिवो भूमि रसासुचो बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यतो। ये तीर्थ ऐसा तीर्थ है, न कभी होना है, न था, न होगा। बहुत उत्साह लोगों में देखा गया और काफ़ी अच्छे श्रद्धालु पहुँचे हैं और बहुत भीड़ यहाँ पर है। हमारा
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर पौड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। दरअसल हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। गंगा सप्तमी के मौके पर मां गंगा की जन्म उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है और मुख्यमंत्री इस पावन पर्व के मौके पर हरि की पौड़ी पहुंचे और उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सपरिवार पहुंचते हैं वो, और वहां पर उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। हरि की पौड़ी पहुंचे और वहां पर मां गंगा की पूजा किया उन्होंने और पूरे विधि विधान के साथ उनको नमन किया। आज के दिन पूरे रूप से खुल गए हैं सभी पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए। आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा थोड़ी नीचे सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएँ, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य विधान। और उत्तराखंड की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। कल चंपावत से नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री धामी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी रहेंगे उनके साथ मौजूद। इसके अलावा संगठन महामंत्री अजय कुमार भी साथ रहेंगे मौजूद। नामांकन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपचुनाव को लेकर सारी तैयारियां बीजेपी की तरफ से भी और चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई हैं। और खबर आ रही है कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और उनके साथ जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता यानी उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रोहित, अब वक्त ज्यादा नहीं बचा हुआ और ऐसे में बीजेपी और मुख्यमंत्री की यही रणनीति है कि सबसे पहले नामांकन करके चुनाव प्रचार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। हालांकि बिगुल पहले ही फूंक दिया है मुख्यमंत्री ने वहां जाकर। बिल्कुल अंजनी, उपचुनाव का जो बिगुल है चंपावत के वो फूंक चुका है और इसी के तहत ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री इस उपचुनाव में एक प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की शिरकत कर रहे हैं। और इसी के तहत कल जो है नामांकन होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। और जो हमें इनपुट्स मिल रही हैं उसके अनुसार जो है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जो तमाम प्रत्याशियों ने बिल्कुल सादगी के तौर पर नामांकन किया था, कोई हो या फिर कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। अब चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी जब नामांकन करने पहुंचेगी तो एक विशाल जन सैलाब के साथ और बड़े गाजे बाजे के साथ और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन नामांकन से पहले करने का पूरा प्रयास यहाँ पर कार्य योजना जो है भारतीय जनता पार्टी की है। और जिसमें नामांकन के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अजय कुमार, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा, इसके साथ ही प्रभारी कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, कैलाश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की जो महामंत्री हैं गिप्पी रावत भारद्वाज, वो मौजूद रहेंगे। साथ में संयोजक कैलाश गैतोड़ी, जिन्होंने चंपावत सीट अपनी छोड़ी है मुख्यमंत्री के लिए, वो मौजूद रहेंगे। और पूरा प्रयास यही होगा कि शक्ति प्रदर्शन के जरिए जनता को एक बार फिर से बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को जिताने का प्रयास कर रही है और जनता से किए गए जो तमाम वायदे हैं। चलिए रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए। तो कल नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक भुवन कापड़े ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि धामी सरकार को बने 1.5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन धरातल पर डबल इंजन का लाभ अभी जनता को नहीं मिल पा रहा है। और इतना नहीं, खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। अब वो जिला प्रशासन के जरिए छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई करके बदला लेने का काम कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। के अंदर भी एक माहौल है बरगोजा टनकपुर की, वो जानते हैं सब लोग कि खटीमा में क्या होता है। पिछले 10 साल खटीमा देखे हैं तो एक इवेंट का आयोजन किया है जिसमें भाजपा के लोग शामिल हैं। सिर्फ कहते जी पश्चाताप हो गया। अरे आपको पश्चाताप हुआ तो 10 तारीख को रिजल्ट आया, 11 को क्यों नहीं हुआ भाई, 12 को क्यों नहीं हुआ?
क्या 2 महीने बाद जब चंपावत का चुनाव आया तब पश्चाताप हो रहा है? ये मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आयोजित कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी खटीमा के साथ सारे उनके अधिकारी खटीमा को प्रताड़ित कर रहे हैं। खटीमा के गरीब जो रिक्शे वाले हैं, एसएसपी के पास 2 बार गया, कहते जी टुक टुक बहुत हो गए, कागज नहीं इनके पास, इसलिए चालान करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, क्या टुक टुक सिर्फ खटीमा में ही चल रहे हैं? एसएसपी सिर्फ खटीमा के ही हैं क्या? खटीमा के बाहर नानकबता, सितारगंज, किच्चा, रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर, जसपुर, काशीपुर, इन जगहों पर टुक टुक नहीं चल रहे? वहां चेकिंग नहीं होनी चाहिए? गलियों से निकाले जा रहे हैं। छोटे ठेली वाले, रेडी वाले, फल वाले, उनको रोज परेशान किया जा रहा है। चलिए, कांग्रेस कह रही कि जो ठेली वाले, रेहड़े वाले, टुक गाड़ी वाले हैं उनको मुख्यमंत्री परेशान कर रहे, अब यही काम रह गया मुख्यमंत्री का। आगे बढ़ते, हरिद्वार से खबर है। सिडकुट स्थित मिल्टन कंपनी के खिलाफ गांव सलेमपुर रोशनाबाग के ग्रामीणों ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अफाक अली के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि सिडकुट प्रशासन ने मिल्टन कंपनी के अधिकारियों के साथ मिलीभगत से तालाब और सैकड़ों साल पुराने स्टेडियम में जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया और इसको खुर्द बुर्द कर दिया। इसके अलावा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अफाक अली का कहना है कि ग्रामीणों का शोषण किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल आया था जो हमारे रोशनाबाद ग्रामीण इलाका है, उनका कहना है कि जो ज़मीन 62 में बीएचएल द्वारा अधिग्रहित की गई थी किसानों से, उसकी लैंड को बाद में सिडकुल को दिया गया था इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए, और एक नई कंपनी को ज़मीन सिडकुल द्वारा अलॉट की गई है। उसमें उनको आपत्ति नहीं है। उनका बस केवल एक जो तर्क है वो ये है कि गांव के आने जाने का रास्ता भी उससे बाधित हो रहा है। तो अभी इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है, तो अभी मैं एसडीएम सदर को दूंगा इसका परीक्षण कर लें, और नेक्स्ट वीक में जो ग्रामीण जिनकी ये दिक्कतें हैं उनके 4-5 प्रतिनिधियों को और सिडकुल के भी अधिकारियों को बुलाकर वार्ता की जाएगी कि इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने भूसा बेचे जाने पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। दरअसल उनका कहना है कि पशुओं के सूखे चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और गेहूं के भूसे की कमी हो गई है। भूसे के ईंट भट्ठा और अन्य उद्योगों में इस्तेमाल न करने और भूसे के अनावश्यक भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा आदेश में राज्य के बाहर परिवहन पर भी तत्काल रोक लगा दी गई है। देखिए, इस समय आपको पता है कि गर्मी का सीज़न चल रहा है और ये जानकारी में आया था कि जो पशुओं के लिए चारे की ज़रूरत होती है उसकी कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि अभी जनपद हरिद्वार में ऐसी कोई समस्या आई नहीं है। तो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर हम लोगों ने सेक्शन 144 के तहत नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए भूसे का केवल चारे के रूप में उपयोग हो और उसका कोई अन्य उपयोग न हो। खबर गदरपुर से, जहां पर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने 5 मई को गदरपुर के मोदियापुर में हुई घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 5 मई की रात लगभग 10 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो ये पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर साजिश रची और खुद के ऊपर गोली चलवाई थी। मौके से पुलिस ने एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा 12 बोर का बरामद किया और साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गदरपुर पुलिस की टीम को 2500 रुपए इनाम की घोषणा की गई है। और सुशील हमारे साथ, हमारे संवाददाता। सुशील, ऐसी क्या नौबत आ पड़ी थी कि अपने ही ऊपर गोली चलवानी पड़ी इस शख्स को? ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि विगत 5 मई की रात्रि 10 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि गदरपुर के गांव मोतीपुर में एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दी गई है। तत्काल एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस बल को मौके पर भेजा और पूरे मामले का संज्ञान लिया और इसके खुलासे के लिए तत्काल टीमें लगाई, जिसमें पुलिस ने तह तक जाने के बाद पता लगाया कि जिस व्यक्ति के गोली लगी थी उसने खुद ही किसी व्यक्ति से कर्ज ले रखा था और कर्ज ना देना पड़े उसी लिए उनने कुछ लोगों के साथ साजिश रच एक प्लान बनाया
और रात के 10 बजे अपने यहाँ पर गोली चलाई, जिसका पुलिस ने पूरा खुलासा कर दिया और उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जो इस पूरी साजिश में उनके साथ शामिल थे। लेकिन ये थ्योरी क्या समझ में आ रही है कि मतलब एक व्यक्ति खुद के ऊपर गोली चलवाता है और उसकी मौत हो जाती है? कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसमें भी एक कहीं ना कहीं झोल सा नजर आ रहा है। हाँ। क्योंकि इतने जो ये मामला है, ये कहीं ना कहीं इसका कुछ और भी मामला रुक हो सकता है। हाँ। कि जो खाली लेन देन को लेकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता कि हाँ। वो अपने ऊपर अपने जान को जोखिम में डाल दे और उसकी मौत हो जाए। हाँ। इस तरह का भी काफी कहीं ना कहीं बिल्कुल। संदेह चलिए के घेरे में पुलिस। सुशील सवाल कई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये जो थ्योरी है उस पर भी यकायत भरोसा नहीं हो रहा कि एक व्यक्ति खुद के ऊपर गोली चलवाता है, उसकी मौत हो जाती है कर्ज से बचने के लिए। जांच, हालांकि 2500 रुपए के नाम घोषणा कर दिया गया है, लेकिन इस पर बहुत भरोसा लोग नहीं कर रहे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।